हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, अभी न्यूज़ में आपसे कोई पूछे या फिर ये यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जैसे अभी बहुत सारी न्यूज़ में हम देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। देखो, हैदराबाद में 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, फ्रॉड हुआ, मतलब आपके साथ धोखाधड़ी हुई। हिंदुस्तान में कहीं देखते हैं 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कर दिया, किसने 2 लाख का कर दिया। पोंजी स्कीम में बेचते हैं लोग, 3 से 3 मेंबर जोड़ने वाली स्कीम से, मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत हो रहा है। पहले डकैत आते थे बंदूक दिखा के लूट लेते, अब डकैत आते हैं फ़ोन में आपको लोभ लालच देके लूट लेते हैं। सेबी ने भी माना है, सेबी ने भी बोला है, क्या बोला है सेबी में, कि ओनली 27% इंडिया के लोगों को फाइनेंशियली शिक्षा प्राप्त है, मतलब फाइनेंशियल शिक्षा से लिटरेट है, बाकी के अनलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, अनपढ़ है। ठीक। अब ये समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, और सरकार के साथ साथ आज मैं क्यों यहाँ पे इस पे बात करने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। देखो, एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी का नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक, ये 2016 में बनती है। ये इन्वेस्टर का क्या करेगी, प्रोटेक्शन वगैरह करेगी। ठीक, अब ये अथॉरिटी तो बनी, इस अथॉरिटी के साथ क्या है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। क्या है ये, एक थिंक टैंक है, ये 1956 का बना हुआ थिंक टैंक है। क्या है थिंक टैंक, अभी बात करेंगे इन दोनों पे आगे। इन दोनों का एक वेबिनार सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन की थीम क्या थी, थीम यही थी कि जो हिंदुस्तान में एक ऐसा ढांचा बनाना है जिससे आर्थिक ढांचा ऐसा बने या ऐसा फ्रेमवर्क बनाए हम जिसमें इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दे सके। इसी के साथ साथ जो भी चुनौतियां फेस कर रहे हैं हम, ठीक है, बेवकूफ़ इंसानों से, उन चुनौतियों को कैसे निपटा जाए उसके लिए एक फ्रेमवर्क के साथ एक रोड मैप भी बनाना होगा, आगे की राह तय करनी होगी। हम आगे की राह कैसे तय करेंगे, ये थीम थी। अब हमें पढ़ना है कि इन दोनों के बारे में एग्जाम पूछे कि ये है क्या। तो सबसे पहले ये याद रखना कि आपसे ये पूछे कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का है, तो याद रखना इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एक वैधानिक निकाय है, स्टेचुरी निकाय है, मतलब वैधानिक, वैधानिक निकाय है, स्टेचुटरी निकाय है। ठीक। अब ये बना कब, 2016 में बना, सितंबर 2016। कब बना, 2016 में बना। अब मैंने बोला वैधानिक क्यों, वैधानिक की वजह यह है कि ये कंपनी एक्ट 2013 में, कंपनी एक्ट आएगा 2013 में, उसके सेक्शन 125 के तहत इसको बनाया गया। मिनिस्ट्री कौन सी के नीचे आते हैं, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आपसे कोई बोले फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं, कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो ये मेरे को बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर माननीय निर्मला सीतारमन जी हमारी क्या है, कॉर्पोरेट मिनिस्टर है। तो आपसे पूछे तो ये आप ये बता देना इस निकाय। अब इस निकाय का काम क्या है, निकाय का पहला काम क्या है, पहला काम ये है कि इन्वेस्टर को क्या करना है, एजुकेशन देना है कि उसके साथ क्या नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो। क्या देना है, प्रमोशन ऑफ द इन्वेस्टर एजुकेशन, की जितने भी हम लोग हैं, तो 27% जो भी अगर लिटरेट है, किसमें 27%, सेबी ने बोला ना कि 27% लोग ही एजुकेटेड है फाइनेंशियल एजुकेशन में, बाकी को एजुकेशन दे, इनको भी अच्छा एजुकेशन देना है। तो सबसे पहले इन्वेस्टर एजुकेशन देना है इन्वेस्टर्स को कि आपको खाएं कौन सी स्कीम कैसे दो। सपोज करो कोई अगर स्कीम है, कोई आपको कहे कि सरकारी स्कीम है, तो सबसे आगे पोर्टल देखो सरकार की स्कीम है क्या है, क्रॉस चेक करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, इस स्कीम के पूरे टर्म में गाइडलाइंस पढ़नी है। ठीक है, ये इन्वेस्ट। दूसरा, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो कंपनी भग गई, तो आपको प्रोटेक्शन भी कौन देगा, ये अथॉरिटी आपको क्या देगी, प्रोटेक्शन देगी इन्वेस्टर को। पहला काम तो ये है इसका। दूसरा काम ये है, मतलब कि आपने कहीं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वो कंपनी, आपको कंपनी का अंदरूनी नहीं पता कि डिबेंचर क्या होता है, आपको डिविडेंड कितने मिला, आपने जो पैसे लगे वो मैच्योर हो चुके हैं आपका डिपॉजिट, उसका इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या है, वो सारा का सारा आपको इतना भर के बोरे में ये अथॉरिटी आपको फंड करवाएगी। मैं झूठ नहीं बोला, अभी न्यूज़ पढ़ना, या आप सर्च करना, रिकवरी ऑफ शेयर फ्रॉम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने किसे लिया, टाइटन वाच कंपनी है, उससे ये लोगों को दिलवाए शेयर। ठीक है, रिकवरी करके लोगों को दिलाएं कि ये कंपनी दे ही नहीं रही थी, लोगों को पता ही नहीं था कि उनके शेयर मैच्योर हो चुके हैं क्या। ठीक है, दूसरा काम। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम ये, जो सपोज करो कोई कंपनी में आपने अगर इन्वेस्टमेंट पैसा लगाया, किसी उसका डायरेक्टर मैनेजमेंट या डायरेक्टर ने गलत डिसीजन ले लिया, जब भी वो गलत डिसीजन गलत ही था, उनको अब उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, तो आपका जितना भी डिबेंचर है, जितना भी शेयर होल्डर है, आपको अगर रॉन्ग एक्शन अगर कोई एक आदमी के द्वारा लिया जाता है, गलत एक्शन लिया जाता है, तो आपको वहां पे पैसे दिलवाने का काम कौन करेगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन
हाँ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी आपको ये काम करेगी। अब दूसरा मैंने नाम बोला, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। अब ये क्या है? ये एक थिंक टैंक है। क्या है? इसकी स्थापना होती है 1956 में। ये उस समय की पिक है थिंक टैंक की, और ये आज के थिंक टैंक की पिक है। इस थिंक टैंक में ये नहीं है, इस थिंक टैंक में सरकारी आदमी भी है, पब्लिक भी है, बिजनेसमैन भी है, समाज सेवी भी है, सब लोग इसमें हैं। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर के भी लोग इसमें है। अब ये क्या, इकोनॉमी के लिए रिसर्च थिंक टैंक है। अब मैंने बोला थिंक टैंक, तो थिंक टैंक क्या होता है? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि थिंक टैंक होता है क्या है। थिंक टैंक क्या होता है? एक रिसर्च होता है। क्या होता है? आप ये बोल सकते हैं पॉलिसी इंस्टीट्यूट या रिसर्च इंस्टीट्यूट या थिंक टैंक। अब इससे क्या करते हैं कि कुछ लोगों का समूह होता है जो एक चीज़ पे थिंक मतलब सोचते हैं उसके बारे में, भविष्य में कि आगामी टाइम में क्या परिणाम रहेंगे। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या परिणाम रहे, अगर अदर पर्सपेक्टिव में समकालीन मुद्दों में भी देखेंगे कि हिंदुस्तान पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो थिंक टैंक क्या एक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जो हर चीज़ पर रिसर्च करते हैं। केवल एक एक देखो, मिलिट्री का अलग थिंक टैंक होता है, टेक्नोलॉजी के लिए अलग है, इकोनॉमी का के अलग है, राजनीति का थिंक टैंक अलग। देखो यहाँ पे देखो, ये थिंक टैंक किसका है? पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस एनालाइज के लिए, इनोवेशन के लिए यूएस इंडिया का थिंक टैंक है। तो इधर भी आप देखो वो अलग है। नेपाल इंडिया थिंक टैंक समिट है। ठीक है, कि कैसे नेपाल और इंडिया में रिलेशनशिप के प्रमोशन के लिए थिंक टैंक है। तो वो रिलेशन प्रमोशन के लिए, अब इसमें लोग कौन होंगे? कोई एरा गैरा नत्थु खेरा तो होगा नहीं, उसमें वो आदमी होगा जो इस एरिया में उसने रिसर्च की हो। ठीक है, हाईली क्वालिफाइड इंसान होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट थिंक टैंक में। तो अब ये काम क्या करेंगे? देखो, इकोनॉमी की, मिलिट्री, सारी की सारी चीज़ों पे ये क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। अब जो भी एक जिस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे ये, उस टॉपिक पे ये अपने आर्टिकल्स मतलब अपने विचार रखेंगे, अपने जो डाटा है, जो गैदरिंग किया डाटा, वो सरकार को देंगे। उस डाटा को सरकार कानून में भी यूज़ करती है, मीडिया यूज़ करती है, बिजनेस हाउसेज है वो यूज़ करते हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है इनके डाटाओं को यूज़ करते हैं, और जो भी सोशल मीडिया जो मूवमेंट्स होती है वो भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि थिंक टैंक क्या है तो बता दोगे। थिंक टैंक की शुरुआत लगभग 19वीं सदी के आसपास इसकी शुरुआत, लेकिन 1945 में थिंक टैंक एक पीक पे था। किस लिए? औद्योगिकरण के लिए और शहरीकरण के लिए थिंक टैंक बनते थे कि अर्बनाइजेशन कैसे किया जाए। अर्बनाइजेशन ये यूरोपियन कंट्री में था, हिंदुस्तान में उसमें पर्सनल में नहीं आया था। मैं 19वीं सदी के आस 1901-2 में। अब 1980 के बाद में जितने भी थिंक टैंक बने हैं, अधिकतर थिंक टैंक है आज के वो 1980 के हैं। हिंदुस्तान का 1956 में जब थिंक टैंक बना, चंद समय में इतना ग्रो कर गया कि आज पूरी दुनिया में टॉप 10 में ये थिंक टैंक आता है, अपनी जगह बनाता है। जो ये थिंक टैंक बोलता है इसकी बात की एक वैल्यू होती है। तो आप समझ गए थिंक टैंक क्या होता है। ठीक है, 1945 में थिंक टैंक बने थे। थिंक सोचने का, विचारों का, एक बंदों का एक समूह होता है। आप मूवी वगैरह देखना हॉलीवुड की, उनमें दिखाएंगे कैसे थिंक टैंक काम करते हैं। तो हिंदुस्तान का थिंक टैंक कैसे बना? हिंदुस्तान का थिंक टैंक बनने के लिए टीटी कृष्णाचार्य का सबसे बड़ा योगदान है। टीटी कृष्णाचार्य जी ने जे.आर.डी. टाटा साहब को एक खत लिखा, कहा कि क्यों ना हिंदुस्तान में हम भी एक थिंक टैंक बनाए जो भारत के आर्थिक और औद्योगिकरण के बारे में रिसर्च करें, कि एक ऐसे आंकड़े डाटा ला के दे जिसका यूज सरकार कर सके। कि सरकारी अगर मशीनरी वो डाटा तो ला नहीं सकती, कि सरकार की आलोचना अपनी थिंक टैंक क्या करते हैं, ये सरकारी नहीं होंगे। पहले याद रखना, थिंक टैंक कभी भी सरकारी नहीं होता है। इसकी फंड सरकार कर सकती है, ये गैर सरकारी निकाय होता है, इसका कोई प्रॉफिटेबल भी नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल ये इंस्टीट्यूट्स होता है थिंक टैंक। ठीक है, ये याद रखना। अब टीटी कृष्णाचार्य जे.आर.डी. टाटा साहब को खत लिखा। जे.आर.डी. टाटा। अब मैंने बोला जे.आर.डी. टाटा, जो जे.आर.डी. टाटा का पूरा नाम क्या है? जे का मतलब जहांगीर, आर का मतलब रतन, दादा भाई टाटा। जे.आर.डी. टाटा साहब ने कहा ठीक है थिंक टैंक बनाएंगे। अब उसी थिंक टैंक में गवर्निंग बॉडी बनी। उस गवर्निंग बॉडी में कौन कौन थे? बिजनेसमैन भी थे, सरकारी अधिकारी, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, गवर्नमेंट के भी लोग थे। इसी के साथ साथ एसबीआई के भी चेयरमैन थे, आरबीआई से भी थे, यूजीसी के कमिश्नर भी थे। ठीक है, सारी बातें करेंगे। अब ये मैंने यहाँ पे पिक लिखी है, जॉन मेहता साहब भी क्या थे? गवर्निंग बॉडी में थे। किसके? नेशनल, आपसे पूछे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाई इकोनॉमिक रिसर्च क्या है? ये 1956 में बना था। एक थिंक टैंक है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक हाईली क्वालिफाइड लोगों का एक समूह है जो इकोनॉमी के बारे में सोचेगा हिंदुस्तान के, जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। ये पब्लिक प्राइवेट नहीं, पब्लिक मतलब एकदम आराम से सारे लोगों का एक समूह है। अब इनमें
जब शुरुआत होती जॉन मैथाई साहब का भी योगदान था गवर्निंग बॉडी में ये थे फाउंडिंग में। अब जॉन मैथाई साहब का नाम आता है तो जॉन मैथाई कौन थे? माननीय जॉन मैथाई साहब हिंदुस्तान के पहले रेलवे मिनिस्टर, दूसरे वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री नहीं थे ये, दूसरे रेलवे मंत्री के बाद में ये क्या बनते हैं? वित्त मंत्री बनते हैं। तो आपसे कोई पूछे पहले वित्त मंत्री कौन थे? हैं? R.K. शेट्टी, ये क्या थे? हिंदुस्तान के पहले वित्त मंत्री थे। इनके बाद में जॉन मैथाई बनते हैं। जॉन मैथाई साहब का अब मैं बोलूं कि ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन या श्वेत क्रांति, उसका जॉन मैथाई साहब से क्या संबंध है? श्वेत क्रांति हुई थी 1970 में, 1970 में श्वेत क्रांति हुई थी और किन्होंने की थी? ठीक है, आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति हुई या ऑपरेशन फ्लड हुआ, वो किन की वजह? वर्गीस कुरियन, ये वर्गीस कुरियन साहब जॉन मैथाई जी के क्या थे? भतीजे थे। ठीक है, अब थोड़ा काने में चला गया, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। अब गवर्निंग बॉडी में जॉन मैथाई साहब के अलावा जॉन मैथाई साहब का और क्या क्या हम वर्णन कर सकते हैं? क्या SBI नाम सुना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बनी थी। इसके चेयरमैन कौन? फर्स्ट जॉन मैथाई साहब, सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं। अब मैंने बोला ये मेंबर थे, अब इनमें एक मेंबर और थे, CD देशमुख। ये कौन है? CD देशमुख। ये कौन थे? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, 1956 में स्टैब्लिश होता है। इसके फर्स्ट क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन? CD देशमुख। इनका नाम था चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। चिंतामणि डी का मतलब द्वारकानाथ देशमुख क्या थे? UGC के फर्स्ट चेयरमैन। इसके साथ साथ RBI के फर्स्ट गवर्नर CD देशमुख साहब, हिंदुस्तान के दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मैथाई के साहब CD देशमुख साहब। ठीक है, ये चीजें याद रखना। ये भी किस में शामिल है? इसकी गवर्निंग बॉडी में। किसकी? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के थिंक टैंक में थे। इसके साथ साथ अशोक मेहता साहब भी थे गवर्निंग बॉडी में। अशोक मेहता साहब कौन? 1977 में, याद है पंचायती राज के लिए पढ़ेंगे अगर आपने पॉलिटी पढ़ते, 1977 अशोक मेहता समिति। इसके साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटरी, हिंदुस्तान के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे? NR पिल्लाई साहब। तो थिंक टैंक समझो कितना बड़ा थिंक टैंक था उस समय जब बना था, मतलब हिंदुस्तान की पूरी क्रीम एक जगह थी। अब ये थिंक टैंक क्या करता है? रिसर्च करता है और एक गाइडेंस बनाता है कि हाँ हमें कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। अब जो मैंने न्यूज पढ़ी थी तो समझ लो थिंक टैंक कितना बड़ा है ये। अब जो मैंने न्यूज हम पढ़ रहे थे, न्यूज क्या थी? एक वेबिनार सबमिट हुआ किन के बीच में? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, बता चुका हूं। दूसरा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के बीच में। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रोटेक्शन है, अब समझ लो बहुत जल्दी अच्छा होगा। ये फ्रॉडबाजी भी खत्म होने वाली है क्योंकि इसके अंदर बहुत दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने काम करना शुरू किया है। अब थिंक टैंक हो गया। अब आपसे कोई पूछे आज प्रेजेंट टाइम में नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का क्या दायरा है या क्या वैल्यू है? ठीक है, तो आप क्या बताओगे? नेशनल काउंसिलिंग किसका? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम में इसका डायरेक्टर कौन है? पूनम गुप्ता। ये भी याद रखना, पूनम गुप्ता फर्स्ट फीमेल है जो इसकी डायरेक्टर बनी है 1956 के बाद से आज तक। चेयरमैन कौन है? सॉरी, प्रेसिडेंट नंदन कौन? नंदन मोहन राव। नंदन मोहन राव, देखो इनका पूरा नाम है नंदन मोहन राव नीलेकेनी। नीलेकेनी। अब ये कौन है? आधार कार्ड नाम सुना है? UID, UIDAI, दी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2010 आधार कार्ड। समझे? तो आप समझ गए होंगे ये कौन है। दूसरा नंदन नीलेकैनी के बारे में ये भी याद रखना कि 2014 से साउथ बेंगलोर से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव भी लड़े थे। और आज क्या है? UID के भी चेयरमैन है। इसके साथ साथ किसके चेयरमैन है? सॉरी, किसके प्रेसिडेंट है? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के भी क्या है? प्रेसिडेंट है।
ठीक, इसके साथ एक चीज और याद रखना, नंदन नीलिकेत साहब, इन्फोसिस, जो इन्फोसिस 1980 के आसपास स्टैब्लिश हुई थी केवल $150 में, उसके को फाउंडर भी थे ये। ठीक, आपसे कोई पूछे तो ये बता देना कि अब आपको इन दोनों अथॉरिटी के बारे में पूछे, दोनों की कहानियां पूछे तो आप बता सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो खत्म। जय हिंद, जय भारत।